चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ से तुम शुभारंभ करेंगे और यहाँ से इस चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका 5 नंबर बन जाएगा। इस जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है ये ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र को अभी नहीं छोड़िएगा बल्कि फरवरी में छोड़िएगा, बेहतरीन रहेगा। और इससे 5 नंबर आपका बनना ही तो बनना है। 2-3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा और 1 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में बनेगा। और नॉमरिकल तो बनना है, इस फॉर्मूला पर आपका नॉमरिकल बनेगा। इस फॉर्मूला जो लिखे हैं इस पर नॉमरिकल बनता है, लेकिन नॉमरिकल पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी चैप्टर पर रहिए। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, चैप्टर का नाम ही है बउआ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दो देखिए क्या है, फैरा क्या चीज़ है। देखिए, एक का नाम है विद्युत आवेश। देखिएगा, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यह है कि विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका ये सिलेबस, ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, विद्युत आवेश पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। क्या राइट, एक तो जाना जरूरी है। सिलेबस चैप्टर स्टार्ट करने के लिए अगर ये समझ जानेंगे क्या जानेंगे, है ना, समझते हैं। देखिए, अगर अभी लाइट जल रहा है आपके सामने, अभी लाइट जल रहा है, ट्यूब लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है और अन्य एक्टिविटी हो रहा है, तो आप बताइए कि अगर इसको हम, अगर ये लाइट बिना आवेश को जल रहा है, आवेश का इंग्लिश क्या होता है, चार्ज होता है। थोड़ा सा इंग्लिश भी जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो समझिएगा, अगर हम जो है पलक को निकाल लें तो ये लाइट जलेगी, नहीं जलेगी। पंखा चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों? चल क्यों रहा है? आवेश, क्योंकि इसमें आवेश जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह करंट जा रहा है, इसलिए फैन चल रहा है ना, इसलिए लाइट जल रही है। अगर जलता, ट्यूबलाइट अभी बंद कर देंगे, जलेगा? नहीं जलेगा। अगर समझे तो आवेश कहने मतलब यह है कि आवेश जो है एक करंट को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजता है। आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का कार्य करता है। आवेश जो है वो क्या करता है, तो आवेश जो है, आवेश क्या है, एक प्रकार का चार्ज है ना। ये क्या करता है, अगर ये आवेश ना हो तो हम जो है किसी चीज़ को जला नहीं सकते हैं। ना तो लाइट जलेगी, ना तो पंखा जलेगी, ना तो इन्वर्टर चलेगा, ना तो फ्रिज चलेगा, है ना तो कूलर चलेगा। कोई भी चीज़ आपका नहीं होने वाला है आवेश के बिना। जब तक उसमें करंट नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। धारा जब तक आपका चार्ज नहीं प्रवाह होगा, जब तक उसमें आवेश नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। समझिएगा, विद्युत आवेश का परिभाषा पहले समझ लेते हैं। समझिएगा कि विद्युत आवेश का परिभाषा क्या होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। समझिएगा, बेहतरीन प्रश्न यहाँ है कि विद्युत आवेश जो होता है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। उसी को क्या कहेंगे, उसी को आवेश कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, तो विद्युत आवेश कहेंगे। समझिएगा, फिर विद्युत आवेश किसे कहेंगे, तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गया बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। लेकिन खुद अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप विद्युत आवेश किसे कहेंगे, सीधा उसको समझाइएगा विद्युत आवेश किसे कहेंगे, तो सीधा बोलिएगा कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का जिसमें उत्पन्न करता हो, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता हो और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता हो, उसी को विद्युत आवेश कहेंगे। अगर थोड़ा समझ में आया तो ठीक है, पल्ला पड़ा तो ठीक है, नहीं तो जाकर फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स जाके पढ़ लो, हमारा इतने आता है ना। और डिटेल से जानना चाहते हो तो उसको बैठा कर खूब बढ़िया समझा दीजिए कि विद्युत आवेश जो होता है वह एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। समझिएगा। अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ परिभाषा लिख दिया गया है, समझा दिए हैं, इससे नहीं होगा। और थोड़ा सा कहने मतलब ये कि घरेलू थोड़ा सा जो है उसको एग्जाम्पल लेना भी जरूरी होता है। समझिएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, ये पंखा जो चल रहा है, ये पंखा के अंदर जो चल रहा है इसमें विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये मान लीजिए तार है, ये तार में क्या हो रहा है, तो आवेश तो प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा तो प्रवाह हो रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है।
इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र तब उत्पन्न होगा, याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र तब उत्पन्न होगा जब इसमें धारा प्रवाह होगा, जब इस चालक में, जब इस तार में आवेश प्रवाह होगा, जब इस तार में धारा प्रवाह होगा, जब इस तार में करंट प्रवाह होगा। करंट बोलिए, धारा बोलिए, आवेश बोलिए, कितना नाम है, कितना बोलिएगा, तो हम सब बता दे रहे हैं। तो ये जो चालक है, ये जो तार है, इसमें जब तक आवेश प्रवाह नहीं होगा, जब तक धारा प्रवाह नहीं होगा, जब तक करंट प्रवाह नहीं होगा, तब तक इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। आप देखे भी होंगे, ट्रांसफार्मर पर देखे होंगे, सुई 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 आवाज निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उसमें करंट प्रवाह हो रहा है, करंट उसमें प्रवाह हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ उत्पन्न हो रहा है। अगर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो आपको टान लेगा, है ना। अगर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो आपको टान लेगा, आपको अपने ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। वो तार आपको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा लगे, जैसे 11,000 का तार होता है ना, 11,000 हो गया, और है ना ज़्यादा वोल्ट का, तो कहने मतलब यह है कि वो लोग क्या करते हैं, उसके पास ज़्यादा करंट होता है, ज़्यादा करंट होता है, तो ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या सही बात है? नहीं, अगर ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। कहने मतलब यह है कि ज़्यादा पहलवान होगा तो ज़्यादा लोगों को पछाड़ेगा वो, है ना। अगर हष्ट पुष्ट होगा तो ज़्यादा लोगों को पछाड़ेगा, स्वस्थ होगा तो उसका जीवन अच्छा खासा चलेगा। तो उसी प्रकार कि जितना ज़्यादा उसमें चुंबकीय, जितना ज़्यादा विद्युत आवेश प्रवाह होगा, जितना अधिक विद्युत आवेश प्रवाह होगा, जितना अधिक करंट प्रवाह होगा, उसमें उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसमें उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा होता तो ये लंगा तार रहता तो आपको खींच लेता, लेकिन ज़्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि करंट ही उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है। 220 वोल्ट का तो करंट भी जा रहा है, कहाँ हमारा खींच लेगा, वो खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, है ना। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा उसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा तो वो आपको खींच लेगा, आपको खींच लेगा। क्या समझ आया? ये परिभाषा आपको समझ आया? सिर्फ परिभाषा को लिख देने से नहीं होता है, सिर्फ बोर्ड पर उतार देने से नहीं होता है। हम तो पूरा उतार देंगे और कोई आपको समझाने नहीं पाए। सिर्फ कहे कि विद्युत आवेश ये होता है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। अरे भाई ये तो हमरो आता था, ये तो हमरो आता है, ये तो किताबों में लिखा हुआ है। इससे बेहतर हम किताब पढ़ लेते हैं। आपके पास क्यों है? जब किसी शिक्षक के पास आता है तो उसके पास किताबी नॉलेज सीखने की नहीं, बल्कि उसके पास जो है कहने मतलब या कि उसके एक्सपीरियंस से सीखने जाता है कि आप इस चीज़ों को तोड़ के समझाइए। ये तो हम भी किताबें पढ़ सकते हैं, है ना। सिर्फ बोर्ड पर तो बहुत चीज़ लिखा हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को जो समझा दे वही तो शिक्षक है। समझा दे, बच्चों को दिमाग में घुसा दे, उसके अंदर जब तक जो है कहने मतलब छात्र के अंदर जब तक नहीं घुसेगा, कोई चीज़ घुसेगा तो इसको क्या मतलब है? माने कहने मतलब ये हम पूरा लिख दिए हैं और किसी को समझे में ना आए, कोई फायदा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। समझिएगा, आप समझिएगा कि विद्युत आवेश, नोट करके लिख लीजिएगा कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। क्या कौन सा गुण होता है? डायरेक्ट पर समझ जाता है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का कैसा गुण होता है? भौतिक गुण होता है। याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिकी मतलब होता है फिजिक्स, फिजिकल, और गुण मतलब होता है प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जान लेंगे, है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश हो जाने क्या दिक्कत थोड़ा है, ऐसा बात नहीं जानेंगे, कहीं बेकारी थोड़ा करेगा, फायदा करेगा। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का क्या होता है? तो भौतिकी गुण होता है, उसको इंग्लिश में समझा दिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। आवेश का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लिएगा, Q बराबर N ही होता है, Q बराबर N ही होता है। इसका आपका जो है इस्तेमाल कब होगा? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको नोमेरिकल में होगा, नोमेरिकल में होगा। नोमेरिकल जब आपको समझाएंगे तब होगा। अगर एक ही बार हमको नोमेरिकल भी समझाने लगे तो आपको पल्ला भी नहीं पड़ेगा, आपको चैप्टर बहुत हार्ड लगने लगेगा, है ना। समझिएगा, बाद में इसको समझाएंगे। आप समझेंगे फॉर्मूला कैसे इसका यूज करेंगे। देखिए Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर N ही होता है। अब समझेंगे कि Q जो होता है, आवेश को Q से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, आवेश को Q से दर्शाते हैं। और Q जो होता है, Q बराबर N ही होता है, Q बराबर N ही होता है। आपका इजाजत इसको मिटा दे, ऊपर वाला कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसको मिटा दे ताकि समझा पाए बढ़िया से। चलिए अब यहाँ पे हम समझाते हैं। देखिए आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर N ही होता है। ये जो N होता है, ये जो N होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है।
एन क्या होता है? एन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। आई जो होता क्या था? इलेक्ट्रॉन। देखिए एन मतलब संख्या होता है कि नहीं होता है? एन मतलब संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। और क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश है। और आवेश का बीमा क्या होता है? तो बोलिएगा एटी। बीमा क्या होता है? बीमा एटी। बीमा क्या होता है? एटी। और आपसे कोई पूछे कि इसका मात्रक क्या होता है, कोई पूछेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, उसको बोलिएगा कि आवेश का मात्रक, पहला मात्रक कूलाम होता है। पहला मात्रक कूलाम होता है। आवेश का पहला मात्रक, आवेश का पहला मात्रक होता है कूलाम होता है। और दूसरा होता है, दूसरा फेराडे होता है, दूसरा फेराडे होता है। लेकिन नहीं पूछेगा, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा है, कब पूछा है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा 2016 में, 2019 में, 2019 में, 2021 में ये प्रश्न पूछा है। लेकिन इस प्रकार से नहीं पूछा है कि कूलाम का मात्रक फेराडे होता है, नहीं पूछा है। तो क्या पूछा है? तो पूछा है कि फेराडे को आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तब बोलिएगा फेराडे, तब बोलिएगा फेराडे। तो आप तो पढ़ के गए कि आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, फेराडे भी होता है और स्टेट कूलाम भी होता है। लेकिन आपको ये तो मालूम नहीं था कि आवेश जो होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। और दूसरा पूछता है कि आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलाम। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम छोटा मात्रक क्या होता है बुआ? स्टेट कूलाम। एकदम बेहतरीन से यहाँ तक समझ आ गया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। समझना है तो बोलिएगा भैया हमें समझना है, फिर समझाएंगे। आप ही के लिए तो हम यहाँ पे खड़ी हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ये आपको काम देगा कहाँ? तो ये काम देगा न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है 1.6 गुने 10 टू दी पावर 19 कूलाम। कितना होता है? कूलाम, 19 कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कहीं दिक्कत इसमें समझने में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुने 10 टू दी पावर 12। कितना होता है? 8.85 गुने 10 टू दी पावर -12 होता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये क्या होता है? परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक। यह क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। इससे जब अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो इसी के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, कहीं दिक्कत तो नहीं होने वाला है, फायदा करेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 कूलम होता है। एप्सिलॉन का मान क्या होता है? पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, या तो पूछेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 कूलम होता है। ये सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा करके बनेगा और न्यूमेरिकल में बनेगा, है ना? न्यूमेरिकल में देगा ये सब प्रश्न। ये सब न्यूमेरिकल में हल करने के लिए देता है। आगे बढ़ते हैं, ये सब तो ध्यान देना है। चलिए उसके बाद आपको जो है आवेश का 2 परिभाषा है। पहला परिभाषा तो आसान था, इसी को याद रखिएगा, लेकिन दूसरा भी आपको समझा देते हैं, लेकिन इससे बेहतर वही है। आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा, समझिएगा। याद तो करना नहीं पड़ेगा, इतना बेहतरीन से समझा दिया है कि आवेश किसे कहेंगे? तो जिसमें विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसी को क्या कहेंगे? उसको आवेश कहेंगे, है ना? समझे, इतना बेहतरीन समझा दिया। अगर याद करना पड़े तो दुर्भाग्य वाली बात है, एक बार देख लीजिए, वो तो बेहतर रहेगा। लेकिन समझिए आवेश का दूसरा परिभाषा क्या होगा? तो याद रखिएगा कि किसी पिंड का वह मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता। कहने में मतलब यह है कि आवेश वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है, उसी को आवेश कहते हैं। सिंपल सा ये भी परिभाषा याद रखना, याद कर लीजिए। दोनों दीजिए कि आवेश किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न हो और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे
इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता से उत्पन्न होता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसे आवेश कहेंगे। खत्म कहानी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखिए आवेश का मात्रक की तो बता दिया कूलाम होता है। आवेश का दूसरा मात्रक सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और छोटा मात्रक क्या होता है? तो स्टेट कूलाम होता है। इसको समझाने की जरूरत है तो समझाइए दिए, एक ही चीज़ बाकी 10 बार बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। कूलाम माइनस आगे समझ में? तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इनवर्स। आप समझते बुआ? इसको हम जो पढ़ेंगे ना, इसको आपको हम बताएंगे कूलाम के नियम में। कूलाम का जब हम नियम को सोल्व करेंगे, जब जब कूलाम का परिभाषा बताएंगे और कूलाम के जो है डेरिवेशन को जब सोल्व करेंगे तो उसमें आपका ये इस्तेमाल होगा, है ना। इसलिए पहले बता रहे ताकि उसमें धड़धड़ाक बात बता दीजिए कि इसका मात्रक ये होता है, इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, तुरंत उस समय बता दीजिएगा, है ना। याद हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इनवर्स स्क्वायर। बता दें? कहीं दिक्कत यहाँ तक समझने में? जल्दी बोलिए, समझने में प्रॉब्लम कहीं? कोई भी टॉपिक्स में अभी तक जितना बताया नहीं दिक्कत है? आगे बढ़े? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। और फैराडे का कभी कभी मान पूछ लेता है। फैराडे का मान होता है 96,500। 96,500 किसका मान होता है? तो ये फैराडे का होता है। फैराडे का मान क्या होता है? तो 96,500 ये फैराडे का मान होता है। 96,500 किसका मान होता है? फैराडे का मान होता है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? तो कुल आवेश बटे कुल आयतन। कुल आवेश बटे कुल आयतन जो होता है, कुल आवेश, कुल इस पर भी नॉमिनल कभी कभी बन जाता है, कुल आवेश बटे कुल आयतन। कुल आयतन खाली मतलब यह है कि कितना आवेश उसमें है, कितना आवेश है और कितना उसका आयतन है, उसको लिखेंगे, उसके बाद काट छाट के आंसर उतना आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आयतन, कुल आयतन। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो संरक्षित होता है। अगर विद्युत क्षेत्र स्थिर है, अगर उसमें जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको क्या होता है? संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित। ना तो उसमें ना तो उसका ह्रास होगा ना तो और कुछ होगा, है ना, इनकी संरक्षित रहेगा, है ना, एक जगह वो स्थिर रहेगा, इनकी संरक्षित रहता है। कहने मतलब यह है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है। कैसा होता है? संरक्षित होता है। अब कूलाम ये बताएंगे, कूलाम में आपको बताएंगे। चलिए ना मिटाते हैं, चलिए बाद में मिटेगा, अभी तो बाद में मिटा देंगे। आप समझते हैं, आप आता है मेन मुद्दा पर, चलिए मिटा ही देते हैं ताकि उसको आगे वाला समझा पाए और बेहतरीन से। चलिए देखिए, आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, पहला होता है धनात्मक आवेश, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। कहने मतलब यह है धनात्मक आवेश। कहने मतलब यह इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। खत्म कहानी। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ऋणात्मक मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यानी लिख दिया मतलब नेगेटिव और पी लिख दिया मतलब पॉजिटिव। इतना भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें समझने में? क्या इतना हम बोल दें और आगे बढ़ जाए तो ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा होगा।
इतना हम लिख दिए, इतना आगे बढ़ जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसको समझाना होगा, डिटेल उसको बताना होगा कि धनात्मक आवेश क्या होता है, कैसे होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, कैसे होता है, ये बताना पड़ेगा। आगे तो बढ़ जाएंगे, आप सब प्रश्न बन ही जाएगा, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं आ पाएगा, है ना। कहने मतलब यह है कि परसेंटेज भी लाना है हमें, परसेंटेज भी बोर्ड एग्जाम में हमें परसेंटेज भी लाना, अच्छा खासा परसेंटेज भी लाना है, लेकिन नॉलेज भी लाना है। सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नंबर नहीं लाना है, बल्कि नंबर प्लस नॉलेज लाना है।